चलो अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? द फॉर्मूला ऑफ अ हाइपोथेटिकल गैस N2 विच इज रिपीटिंग x टाइम्स, ये हो चुका था क्या? डिस्कस हो गया था? ये क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। ये हो गया था। हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 has vapor density 29. What is the value of n? हो गया था ये, क्लास में किया था क्या? होमवर्क था। चलो इसको डिस्कस करेंगे अपन, डिस्कस करते हैं इसको। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। इतना सा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। जिसको आंसर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करो, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे अपन इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज 2 इंटू 29। ये कितना आ गया हमारे पास में? 58 आ गया। 58 आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब एन की वैल्यू एक एक करके अपन पुट करके देखते हैं। अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एन इक्वल टू 1 पुट करो तो CH4 आएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 होगा। 2 पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा C2H6, मॉलिक्यूलर मास 30। एन की वैल्यू 3 पुट करके देखो, C3H8, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 44। और इसी तरीके से एन की वैल्यू जब 4 पुट करके देखोगे तो C4H10, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया? 58। तो हमें ये चेक करना था कि मॉलिक्यूलर मास 58 एन की किस वैल्यू को पुट करने से हमें मिलने वाला है। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में 4। सो द आंसर इज n इक्वल टू 4। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन ये हो गया था क्या सॉल्व? वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। ये हो गया था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। चलो ये सॉल्व करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सॉल्व करो फटाफट। होमवर्क दिया था क्या ये? सॉल्व करो। पार्थ बेटा गलत आ रहा है आपका आंसर। आदेश आपका तो बिल्कुल ही गलत है। तमल 18 क्या किलोमीटर? यूनिट तो बताओ मेरे भाई। शिवांग 18 लीटर। मेरे भाई शिवांग, एक चीज बता, कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा है आपसे? एक मॉलिक्यूल का। मुझे बता पहले तो, क्या एटम या मॉलिक्यूल को आपके आप ये दिव्य दृष्टि से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो एक मॉलिक्यूल आपके लिए 18 लीटर का कैसे हो गया? एक मॉलिक्यूल तो देख भी नहीं सकते मेरे भाई, 18 लीटर का बना दिया तूने। तमल बोल रहा है 18 ml का होगा एक मॉलिक्यूल। वेरी गुड। चलो देखते हैं अब। पहली बात तो वाटर है। अच्छा मुझे ये बताओ, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? सर ये तो बहुत इजी है, 1 ग्राम पर ml होती है। यही होती है ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मुझे बताओ कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमसे पूछा है? एक मॉलिक्यूल का। तो मुझे बताओ वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास, क्या मैं बोल सकता हूं कि मास जो होगा
वो 18 AMU के बराबर होगा, यानी कि 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इसके बराबर होना चाहिए। तो बस बात खत्म। डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम अपॉन वॉल्यूम नहीं पता, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आ गया 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, और यूनिट क्या आएगा, ml। तो कैलकुलेशन आप देख लेना, मेथड मैंने बता दिया, समझ में आया क्या। तारक पूछ रहा है सर 18 ग्राम क्यों नहीं लिया। बेटा 18 ग्राम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि एक मॉलिक्यूल का मास तो एमयू में ही लिखते हैं, जैसा डेफिनेशन मैंने बताई थी। दोबारा बता देता हूं मेरे भाइयों। स्नेहिल पूछ रहा है सर 1.67 कैसे लिया। ये सारे वही बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है घर। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अब गलतियां तो करते हो, फिर भी समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। आप तो इसको ऐसे फील करो कि मान लो कि आपका अगर कोई छोटा भाई होता और उसको अगर आपको इसकी अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना होता तो क्या करते। तो बेटा आप इसको फील करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी अनुवाद अगर आप करोगे तो क्या आएगा इसका हिंदी अनुवाद, कि H2O के एक अणु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आप खुद बताओ मुझे कि कितने H2O मॉलिक्यूल का निकालना है, एक H2O मॉलिक्यूल का। अब आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन याद करो जो मैंने आपको पढ़ाई थी। मॉलिक्यूलर मास किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में मेरे भाई। तो इसीलिए अपन ने एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU लिया है। तो जिसका डाउट ये था कि सर 18 ग्राम क्यों नहीं लिया, उसका आंसर यहां पर मिल गया। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि बेटा 1 AMU की तो वैल्यू आपको ध्यान रखनी ही है। अब जिसका डाउट ये है कि सर ये 1.67 कैसे आया, तो बेटा आप भूल गए, आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे जो मैंने बताया था। तो 18 इंटू AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10 के पावर -24, सिर्फ वो पुट की और वॉल्यूम कैलकुलेट किया। आयुष बोल रहा है, बार बार लिख रहा है आयुष, सर मॉड्यूल में तो 1.66 दिया हुआ है। बेटा राउंड ऑफ सीखा है आपने, और नहीं सीखा है तो मैं बता देता हूँ, राउंड ऑफ करेगा तो 1.67 आएगा। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वही ध्यान रखना है, उसके अलावा तुझे ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना बेटा। तो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको सच मानो और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना, जैसा मैंने बताया था वैसे ध्यान रखना। और वैसे भी ऑप्शंस तो अपने दूर दूर होते हैं, 1.67 की जगह 1.66 भी ले लेगा तो ऐसा नहीं कि दिन और रात का अंतर हो जाएगा। तो भी हम बोल रहे हैं सर आपका कहा पत्थर की लकीर, मेरे भाई यही मान ले बस अब, तब तो हो जाएगा, वरना तुमसे ना हो पाएगा। अगला सवाल लिखो। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस whose 5 gram occupies a volume of 2.8 liter at STP। तनिष्क बोल रहा सर यू आर थॉर, मेरे भाई थॉर नहीं हो, एक सीधा साधा इंसान हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझा दूं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करो मेरे भाइयों। हो गया था क्या ये, बता दिया था, हो गया था ये, है ना। 20 आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं चलो। ये क्वेश्चन हो गया था कि ये बताओ आप, एक ड्रॉप पानी की 3.6 ml उसका वॉल्यूम है, नंबर ऑफ एटम्स बता, नहीं हुआ था ना। सॉल्व करो चलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी करेंगे गलती मेरे भाई। अब आएंगे अनोखे अनोखे आंसर। एक तो जितने भी लेट के पढ़ाई कर रहे हैं बैठे हो जाओ, सब दिख रहा है यहाँ से कौन कैसे बैठ के पढ़ाई कर रहा है।
मौखिक बेटा गलत आ रहा है आपका आंसर, एक स्टेप और करना है आपको। हितेश बेटा क्या किया है आपने, आप देखो कुछ गलती किया आपने। नहीं हो सकता है, शायद सही हो, देखेंगे अभी क्या होगा। आर्यन सर, आप कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हो? भाई मैं कोई जीतू भैया नहीं हूँ, मैं सीधा साधा सा एक टीचर हूँ। मुझे तो रात में भी सपने आते हैं कि कल इनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बता दूं आंसर? चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन? अपन को सबसे पहला स्टेप ये करना चाहिए कि मोल इज इक्वल टू 3.6/22400, है ना? सबसे पहले मोल ही तो निकालेंगे। ये किस किसने किया? ये किस किसने किया? यहां तक किस किस का आ गया था? अनिश का आ गया था, सौरव का आ गया था, अमोघ ने भी यही किया है, कुमार ने भी यही किया है, उमेश ने भी यही किया है, सत्यम ने यही किया है। बेटा आप सबने जिसने भी ये किया है बेटा बहुत गलत किया है, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। एक चीज मुझे बता दो, क्या लिख रहा है वाटर? किसी को इंग्लिश में अगर बोलते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो इंग्लिश में अगर अपन बोलते हैं पानी देना, तो पानी की जगह थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए क्या बोलते हो? वाटर देना। तो क्या वो गैस भर के लाता है या फिर लिक्विड लेके आता है, मुझे ये बता दो। मेरे भाई वाटर मतलब लिक्विड है, ये तो गैस के लिए लिखते हैं। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम मेरे भाइयों? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। पार्थ बोल रहे हैं नहीं सर 22.4 होना चाहिए। मेरे भाई गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? लिक्विड है इसका फिजिकल स्टेट, तो डेंसिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। डेंसिटी क्या है वाटर की? 1 ग्राम पर एम। अब देखते हैं मास बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास रिलेशन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन है तो पहले तो मास निकालते हैं। तो ये मास बाय 3.6 ml, ml से ml कैंसिल, मास इज कमिंग आउट टू बी 3.6 ग्राम। कितना आ गया? 3.6 ग्राम। तो मेरे भाइयों, आप पहले तो ये बताओ कि जो मास आया किसका आया? H2O का आया। तो मोल निकालना बहुत इजी हो चुका है अब हमारे लिए। ये हो चुका है 3.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 18, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.2 मोल। आपने किसके मोल निकाले? मॉलिक्यूल के निकाले। अब कई बच्चों ने क्या किया, सिर्फ 0.2 करके छोड़ दिया। बेटा आपने 0.2 निकाला, बहुत सही आंसर है, मगर इसको आगे भी प्रोसीड करना है आपने। आप क्वेश्चन को देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूल नहीं पूछा था, आपको एटम तक पहुंचना था। तो एटम तक कैसे पहुंचेंगे आप देखो। यूनिटरी मेथड अपन लगाएंगे। एक H2O में कितने एटम है? 3। इसका मतलब जितने H2O के 3 गुना एटम, तो इंटू 3 करना आप भूल गए। तो जिनका भी 0.2 आ रहा था, एक स्टेप और करना था और आपका आंसर पास में ही था। तो हमें क्या करना चाहिए? 0.2 मोल H2O, इसके अंदर 3 इंटू 0.2 मोल एटम्स आ चुके हैं। तो 0.6 मोल। अच्छा किस किस का 0.6 मोल आ गया था आंसर? किस किस का फाइनल आंसर 0.6 है? किस किस का फाइनल आंसर 0.6 है? ऋषिकेश का फाइनल आंसर 0.6 है। हेमंत का फाइनल आंसर 0.6 है। मुकुल का, बुद्धि का, दिव्य का, बहुत सारे बच्चों का फाइनल आंसर 0.6 है। मेरे भाइयों, ये फाइनल आंसर नहीं है। आप क्वेश्चन में देखो, आपको क्या बोला है? मोल कैलकुलेट करने को बोला है या नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को बोला है? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को बोला है। तो इसमें लास्ट में एक स्टेप और करना पड़ेगा अपने को। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जब जो आंसर आपका आया है उसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। तो एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल स्टेटमेंट में वापस से बोल रहा हूँ। किसी किसी को ये डाउट होता है कि सर ये क्लियर नहीं होता कब Na से मल्टीप्लाई करना है और कब Na से मल्टीप्लाई नहीं करना है। कब Na से मल्टीप्लाई करना है और कब Na से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो पहले ही बता देता हूँ, सुन लो एक स्टेटमेंट में मेरी बात समझ लो। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मोल की बात की जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो आगे की अंग्रेजी कुछ भी हो, अगर मोल लिखा हो ना, तो Na से मल्टीप्लाई नहीं करना है। रिवर्स में वापस सुनो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये मोल का नाम गिवन हो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल अगर आ रहा है तो इंटू Na नहीं करना है।
अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर बोला है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर उसके मोल को Na से मल्टीप्लाई करना है। ये डाउट क्लियर? अब किसी का डाउट है कि सर लीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा डेंसिटी ml में है। जब डेंसिटी ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Calculate the number of moles of H2SO4 that contains 0.08 mole of oxygen atom. सॉल्व करो फटाफट लाइट की स्पीड से। रजनीश का आंसर आ चुका है, तनिष्क का आंसर आ गया। गीतांश का आंसर आया है, ऋषिकेश का भी आंसर आया है। बेटा ऋषिकेश फिर गलती कर दी आपने। बेटा मोल आ रहा है ना, Na से मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। भाई सिंपल सा रिलेशन है, बता देता हूं वो तो। मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 0.08, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 हमें नहीं पता। कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली मिस्टेक पता है क्या करते हैं? कुछ स्टूडेंट एटॉमिसिटी पूरे मॉलिक्यूल की पुट करते हैं। हमेशा हमें एटॉमिसिटी उसकी पुट करनी होती है जिसके लिए मोल कैलकुलेट कर रहे हो। तो मोल किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन की ही एटॉमिसिटी आएगी विच इज 4। तो मोल्स ऑफ H2SO4 इज कमिंग आउट टू बी 0.02। अब मुझे बताओ इंटू Na करेंगे क्या? इंटू Na करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मोल का नाम आ चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ ये डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला। उस टॉपिक को पढ़ने के पहले अपने को एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन एक कंसेप्ट है, वो अपने को क्लियर होना चाहिए। तो पहले अपन परसेंटेज कंपोजिशन समझते हैं, उसके बाद अपन एम्पेरिकल या मॉलिकुलर फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कोई एक टॉपिक नहीं है, बहुत एक सिंपल सा तरीका है किसी की भी परसेंटेज को कैलकुलेट करने। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जैसे आपके पास मान लो कि जो टोटल पेन है, जो टोटल पेन है आपके पास पेन है, और टोटल पेन कितने? 4 पेन। 4 पेन में से 3 पेन जो हैं वो रेड कलर के हैं और एक पेन जो है वो ब्लू कलर का है। मैंने आपसे अगर ये पूछा कि बेटा आप मुझे बताओ कि टोटल 4 पेन में से कितने परसेंट पेन रेड कलर वाले, कितने परसेंट पेन रेड कलर वाले, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ऊपर 3 नीचे 4 इंटू 100। पहली बात तो परसेंटेज का मतलब क्या है? पर सेंट, पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। तो पर 100 आप कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब भी अपन पर सेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 100 तो आता ही आता है। तो यहां पर जैसे अपने पास में 100 आ चुका है। अब अपन पेन की बात ना करके इसको अपन केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं और अपन एक एग्जांपल लेते हैं जैसे CH4। एक मोल CH4 का मास हमें पता है कि 16 ग्राम होता है, और किस तरीके से होता है? कार्बन की वजह से 12 ग्राम और हाइड्रोजन की वजह से 12 ग्राम, मतलब टोटल कितना हो गया? 16 ग्राम। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा जो ओवरऑल 16 ग्राम था इसमें से कार्बन की वजह से कितना परसेंट था और हाइड्रोजन की वजह से कितना परसेंट था। तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा देखो आप। अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन का मास नीचे टोटल इंटू 100,
अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता तो ऊपर 4 इंटू 16 इंटू 100। अब पहले तो अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोजन वाले पे फोकस करते हैं। अगर आप ऊपर 4 लिख रहे हो तो मुझे बताओ कि 4 क्या मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल में? तो 4 इंटू एटोमिक मास अपॉन 16 था भाई, 4 इंटू 1 ही तो था एक्चुअल में वो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअल जो रिलेशन था वो क्या था? आपने क्या किया, 4 हाइड्रोजन की एटोमिसिटी थी, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। फॉर्मूले में हमेशा अपन नीचे तो टोटल ही लिखते हैं ना, तो टोटल एक कंपाउंड के लिए टोटल क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो ये फाइनल हमारे पास इसका कंक्लूजन आ रहा है कि परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा सर इसके ऊपर? तो बेटा इसके अंदर पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि जितने भी फॉर्मूले होंगे, जो भी फॉर्मूला हमारे पास में होगा, उस फॉर्मूले में सारे टर्म्स आपको गिवन होंगे, सिर्फ एक टर्म अननोन हो। आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है? हाँ। तो क्या होगा जैसे, अब क्वेश्चन कैसा हो सकता है? क्वेश्चन देखो आपको ऐसा मिल सकता है एग्जांपल के लिए कि 28.9% आपको नाइट्रोजन बोल दिया फॉर एग्जांपल, और बोल दिया, क्या बोल दिया, 28.9% आपको क्या बोल दिया? नाइट्रोजन बोल दिया। बोल दिया कि एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स थे, तो मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो देखो क्वेश्चन के अंदर 28% मतलब परसेंटेज मिल गया, 2 एटम से मतलब एटोमिसिटी मिल गई, एलिमेंट बता दिया मतलब एटॉमिक मास आ गया। तो फिर पूछेगा क्या? वो मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कि आपसे क्या बोले, हो सकता है कि आपको एटॉमिक वेट पूछे, हो सकता है आपसे एटोमिसिटी पूछे, हो सकता है आपसे परसेंटेज पूछे। तो अपन कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से। इसमें एक कंसेप्ट है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का एक कंसेप्ट है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बेटा कैलकुलेट करो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एक तो हो गया हमारे पास में, अरे भाई यश पागल है क्या तू? सबको समझ में आ रहा है, आपको सुनाई में नहीं आ रहा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे। आप देखो आपके सेटिंग्स में दिक्कत होगी यहाँ तो, ठीक है ना? आप चेक करो एक बार। बाकी सबको आवाज आ रही है, हो सकता है आपको दिक्कत हो। ठीक है। जब भी आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट हो, पूछा जाए कि कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के अंदर इतनी सिंपल सी बात है, एटॉमिसिटी हमेशा वन होती है। इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज आस्क्ड, देन अज्यूमिंग एटलीस्ट 1 एटम पर मॉलिक्यूल, या फिर एटॉमिसिटी कितनी मानेंगे? 1 एटम पर मॉलिक्यूल मींस एटॉमिसिटी विल बी कंसीडर्ड टू बी 1। इतनी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सिंपल है। तो परसेंटेज सेम फॉर्मूला है, बस मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिसिटी हमें इंतजार नहीं करना कि वो हमें दे, सीधे अपन लिख सकते हैं एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है। एक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस। अब मेरे भाई यश, बेटा इसमें तो कुछ है भी नहीं, आप इसका बताओ, सारे आंसर्स तू बताएगा, सॉल्व करो बाकी लोग फटाफट। यश बेटा सल्फर का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है? यशवर्धन, जिसको फॉर्मूला नोट करना है कर लो। ये फॉर्मूला हमारा मेन जो है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ता हूँ। Fe का एटॉमिक मास मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ Fe ये होता है 56। अब किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर हमें कहां तक याद करना है,
तो बेटा आपको 1 से 20 तक ही याद करने, इसके आगे के आपको क्वेश्चन में गिवन हो। कोई दिक्कत नहीं है यश, मुझे लगा कि तुम मजे ले रहा है, इसलिए मैंने तेरे को डांटा। अब पढ़ाई करो। पार्थ, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूरे एटॉमिक मासेस पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग फटाफट। नोबल, बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर। मनन, फॉर्मूला देखना एक और बार, मैं लिख देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, परसेंटेज इज इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये रिलेशन है हमारे पास में। हितेश, बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर। माधव, मॉलिक्यूलर मास गलत कैलकुलेट किया आपने। शशांक, गलत है आपका। दिग्विजय, किसका आंसर बता रहे हो 56? सुमित बेटा गलत है आपका मॉलिक्यूलर मास, गलती की आपने कुछ। वैभव, गलत है आपका। सौरव, गलत है आपका। कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने कुछ। मॉलिक्यूलर मास शुड कम आउट टू बी 400। Molecular mass of Fe2SO4 whole thrice, it should come out to be 56 into 2 plus 32 into 3 plus 16 into 12. It will come out to be 400 AMU. अब किसी को अगर डाउट हो कि सर एएमयू में आंसर करना है ग्राम में आंसर करना है, तो वो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये तो वैसे भी एक नंबर मिलेगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। चलो देखते हैं। आयरन का आना चाहिए 28%, सल्फर का आना चाहिए 24%, और ऑक्सीजन का आना चाहिए 48%। ऋषिकेश, गलत है आपका। अब इसके अंदर देखो, मेरी बात सुनो, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, आंसर भी आ चुका होगा। हो सकता है किसी ने क्या किया हो कि थर्ड वाले को पूरा पूरा कैलकुलेट किया हो। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी थर्ड वाले में। आप मुझे बताओ, पहली बात तो परसेंटेज का टोटल सम किसके बराबर होता है? परसेंटेज का टोटल सम किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ आयरन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस शुड बी इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया कि आयरन जो है, आयरन आपने कैलकुलेट कर लिया 28, सल्फर आपने कर लिया 24, तो फिर ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन कैसे आ जाएगा? पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि 12 इंटू 16 हम करें, सीधे आप कर सकते हो 100 माइनस 28 माइनस 24। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। तो ये टाइम सेव करने के लिए अपन बोल रहे हैं, हमेशा आपको ऐसे करना है। तीन टर्म्स हैं, दो का कैलकुलेट कर चुके हो, तो तीसरा आप ऐसे ही कैलकुलेट कर। अगला सवाल। मेरे भाई मानस, सल्फर का एटॉमिक मास 48 नहीं होता, 1 से 20 लिखवाया भी थे क्लास में, पढ़ाई नहीं की होगी शायद तुमने। 32 होता है। यार 1 से 20 तो मत भूलो कम से कम।
याद करना आज। बेटा सत्यम, एटॉमिक वेट पूछ रहे हैं, एएमयू में आना चाहिए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो। कई लोग ग्राम में आंसर कर रहे हैं, ग्राम में कैसे आ सकता है? देखते हैं। 48% ऑक्सीजन की वजह से। कितने ऑक्सीजन है इसमें? 3 है, तो 3 × 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर मास पूरे M2CO3 का कैलकुलेट करके देखते हैं कितना है। तो 48 से 48 कैंसिल, मॉलिक्यूलर मास आ चुका है हमारे पास में 100 एम। कितना आ गया? 100 एम। अब ये 100 एमयू किसकी वजह से आया? 2 एम की वजह से आया, एक कार्बन की वजह से आया और 3 ऑक्सीजन की वजह से आया। तो यहां से 2 एम की वजह से जो वैल्यू आई वो कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 40। तो एम की वजह से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 AMU आएगी हमारे पास में। तो मतलब एटॉमिक मास ऑफ एम कितना आ गया? 20 एम। सो दिस इज द आंसर। एटॉमिक मास ऑफ एम इज इक्वल टू 20 AMU। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एक बार और बता दो, तो बेटा दोबारा बता देता हूं मैं। हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूले से अपन को किसकी टर्म्स में आंसर करना है। जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए। आपको फॉर्मूला क्या पता है? परसेंटेज इज इक्वल टू एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो देखो परसेंटेज किसकी गिवन है? ऑक्सीजन की। इसका मतलब एटोमिसिटी भी किसके देखोगे? ऑक्सीजन की। तो मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परसेंटेज लिखा, इट इज इक्वल टू एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। देख लो ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर? 3 है, तो मैंने 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16। और नीचे वाला टर्म हमें नहीं पता, तो वो मैंने अननोन की तरह ट्रीट कर दिया। टोटल मॉलिक्यूलर मास यहाँ से हमारे पास आ गया 100 एम। अब 100 AMU किसके वजह से आया? इस पूरे M2CO3 की वजह से आया। तो इस पूरे को अगर अपन ब्रेक करके लिखें, एक एक करके लिखें, तो 2 M, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। 2 M है, एक कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ से ऐसे करते करते अगर 1 M तक अगर अपन पहुंचेंगे ना, तो 20 आई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यही तो हमसे पूछा था, तो ये हमारे पास आंसर है। आगे बढ़े। कर्तव्य बेटा, आप मोलर मास मानो इस क्वेश्चन में या मॉलिक्यूलर मास मानो, पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में देखो, लास्ट में आपसे क्या पूछा? एटॉमिक वेट पूछा। पहली बात तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एक ही बात है। अगर एटॉमिक वेट पूछा है तो एमयू में आंसर आएगा, और अगर ग्राम एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास आपसे पूछा होता तो ग्राम में आंसर आता। ये सॉल्व करो फटाफट। शशि पूछ रहे सर 40 कैसे आया? बेटा पूरे मॉलिक्यूल का मास 100 था, CO3 की वजह से 60 था, तो 100 में से 60 माइनस किया तो 40 आया। देखते हैं। वेपर डेंसिटी 32 है, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
तो 2 × 32 मतलब ये कितना आ गया 64। ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए था, कंपाउंड के लिए था। इसमें 50% ऑक्सीजन बाय मास है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 50% इज इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास विच इज 64 इंटू 100। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है। कैलकुलेट करें तो 50 से 100 2 टाइम्स कैंसिल, 16 से 64 4 टाइम्स कैंसिल, और ऐसे सॉल्व करते करते x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो दिस इज द आंसर। सो आंसर शुड बी 2। यही आ रहा है। हो सकता है कईयों की स्पीड स्लो हो, आपको परेशान नहीं होना, आपकी स्पीड तब फास्ट होगी जब घर पे प्रैक्टिस करो। अगला सवाल। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स 28% नाइट्रोजन बाय मास। अच्छा, एटॉमिसिटी कितनी मानोगे? 1, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। 50 आना चाहिए आंसर। परसेंटेज 28, एटॉमिसिटी 1, एटॉमिक मास 14, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, इनटू 100। 50 आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक ऑप्शन एएमयू में होगा, एक ऑप्शन ग्राम में होगा, सिली मिस्टेक करोगे? अभी भी कुछ बच्चे ग्राम में आंसर कर देते हैं। कैसे पता लगा एएमयू आएगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर बोला हुआ है ना, मॉलिक्यूलर वेट एक मॉलिक्यूल का। मौखिक का डाउट है सर N2 क्यों नहीं लेंगे, N क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा पुट हमेशा क्या करते हो, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक में तो N ही लेना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ये होमवर्क के लिए, ये घर पे सॉल्व करना। ये सॉल्व करो। आंसर आ गए, काफी बच्चों के आंसर आ गए। देखते हैं। 4 आना चाहिए आंसर। यही आ रहा है आंसर। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सर एएमयू। मेरे भाई एएमयू कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना। जब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो क्या नंबर में मास की यूनिट लगाते हो क्या? मैंने आपका रोल नंबर बोला बेटा, आपका रोल नंबर 25 है, तो क्या किलोमीटर न्यूटन कुछ लगाते हो क्या?
तो मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, तुम भी कुछ भी आंसर कर रहे हो, मतलब यूनिटलेस होगा मेरे भाई। एएमयू लगा दिया हर चीज में ही, नंबर ऑफ एटम्स है वो तो। 4 आना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। मनन बोल रहा सर ये तो एटॉमिसिटी थी ना बेटा, वही तो नंबर ऑफ एटम्स बताएगी, जिसके परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो ना या गिवन है, उसी की एटॉमिसिटी लिखना है। और वही बताओ, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स। सॉल्व करो। ये इसको डाउट हो रहा है एएनयू का लगा। मेरे भाई आप पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए आपके लिए डाउट होता है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि एटॉमिक मास बताओ या मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो एएमयू में ही आंसर आएगा। तो यही विस्तार है, इससे ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकते। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखो, उसमें एटॉमिक वेट पूछा था तो एएमयू में आ गया था। सुमित का आंसर आया। साहिल, कितना बड़ा आंसर कर रहा है तू। आदर्श आपका तो गलत है। नोबल कुमार, ग्राम में 3658 ग्राम। एक मॉलिक्यूल 3.5 किलो का बना दिया तूने लगभग। इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते ना, इतने हेवी हेवी मॉलिक्यूल्स होते तो दब के मर जाता मार्केट में जाने से पहले तो। एक मॉलिक्यूल आता ऊपर से उड़ता हुआ गैस की फॉर्म में और तेरे ऊपर आके गिरता। फील करो उसको, फील करो। 3650 एएमयू आना चाहिए आंसर। परसेंटेज कितना गिवन है, 3.5। एटॉमिसिटी कितनी है, 4। एटॉमिक मास कितना, 32। मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन पार्ट है 3650। अप्रोक्स इतना आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, 3657 भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अपन तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आप देखोगे ना, मॉड्यूल सॉल्व करोगे या आए हुए क्वेश्चंस देखोगे, सारे ऑप्शंस दूर होते हैं अपने। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होता होगा जिसमें पास पास में ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपका 3650 या 57 भी आ रहा है ना, तो दूसरा ऑप्शन तो 4000 के आसपास ही होगा, अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पर तुम ऐसा मत कर देना गलती से भी कि नहीं यार मेरा तो 3657 आया था, ऑप्शन तो 3650 है। मैं नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। प्रशांत बोल रहा है सर स्पीड बहुत स्लो है मेरी। बेटा आप बार बार प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। काफी बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलग सा फील करने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया, कई बच्चे तो बोलते भी नहीं है कि स्पीड मेरी स्लो है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अनंत बोल रहा है सर कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिलैक्स होके कभी भी, आप अभी क्लास के अंदर तो क्या होता है, हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले हम सॉल्व करें। आप घर पे रिलैक्स होके दोबारा सॉल्व किया करो। तो पहले तो टाइम कंज्यूम करके सॉल्व करो अच्छे से समझ के। उसके बाद टारगेट दिया करो जब कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अब मान लो 10 मिनट में आपसे 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, इसका मतलब बहुत स्लो हुआ। एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए आपसे।
21 आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। बाकी लोग भी सॉल्व करो फटाफट से। 21 आना चाहिए आंसर। सॉल्यूशन आप देखना अब कैसे हो। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर शुड बी 21। वैभव का डाउट है सर इस क्वेश्चन में किसका मास परसेंट गिवन है। बेटा कार्बन का गिवन है, कार्बन का। मौखिक बेटा 21.5 कैसे आ सकता है। एटम फ्रैक्शनल नहीं होगा, होल नंबर ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक अब अपन स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बातें बंद कर दो आप लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमारा क्या मतलब। आपने एक वर्ड तो सुना होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपने एक वर्ड तो सुना होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक नया टर्म है जो हमारे लिए नया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पिछले वाले का आंसर 21 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला shows the actual number of atoms present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि मान लो मैंने बोला मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मैंने बोला इथेन, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। मैंने बोला प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। मैंने बोला बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6। मैंने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। तो ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है उस फॉर्मूले के, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बात आती है सर फिर क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो अगर आप ले लोगे। जैसे मैंने बोला बेंजीन C6H6, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो ले लोगे। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि लास्ट टू लास्ट कैंसिल करने के बाद क्या मिल रहा है। तो सिंपलेस्ट रेशियो यहां पर कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स हमें मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं अपन, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। जैसे हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर इस टेबल में कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे पहला वाला ग्लूकोज हो गया, C2H6 इथेन हो गया, अमोनिया हो गया, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि N2O4 हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आप तब बोलोगे अगर लास्ट टू लास्ट जितना भी कैंसिल कर सकते हैं पूरा कैंसिल कर दिया तो फाइनली जो हमें मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसमें अगर एटम्स का रेशियो देखोगे तो 6:12:6 आ रहा है। तो कैंसिल करके देखो कितना आ रहा है, ये आ गया 1:2:1। यानी कि कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन कितना 1, यानी कितना हो गया CH2O। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से C2H6 के लिए जो कि 2:6 है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। यानी क्या लिखना चाहिए, CH3, और वही हमने लिखा हुआ है। इसी तरीके से अमोनिया में, इसी तरीके से अपने पास N2O4 में 2:4 था, कैंसिल करके 1:2, यानी कि एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन यानी कि NO2 हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ा कौन है,
बड़ा कौन है? अरे चंद्र बोल रहा है दोनों सेम है। मेरे भाई दोनों सेम कहां से? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा है, सेम कहां से अर्पित? मॉलिक्यूलर बड़ा है ना, जिसमें एटम्स बड़े होंगे वही तो मॉलिक्यूल बड़ा होगा। सेम कैसे बोल सकते हो? दिख तो रहा होगा साफ साफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को फर्स्ट वाले में इंटू 6 करोगे तब जाके मॉलिक्यूलर मिलेगा, सेकंड वाले में इंटू 2 करोगे तब जाके आपको मॉलिक्यूलर मिलेगा, इसी तरीके से थर्ड वाले में इंटू 1 करोगे तभी जाके मॉलिक्यूलर मिलेगा, इंटू 2 करोगे तब जाके मॉलिक्यूलर मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स या फिर इंटू एन, जो भी एक टर्म है इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही तो बात समझ में आ रही है, जिसमें अगर एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो फिर मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल सेम सेम भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया के अंदर। अदरवाइज रिलेशन क्या समझ में आ रहा है अपने को? एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इनके मास कंपेयर करते हैं एक बार। इनके मास कंपेयर करेंगे तो देखते हैं अपन N2O4 या किसी भी एक को डिस्कस करते हैं अपन, जैसे C2H6। C2H6 का अगर मास अपन कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 30, जबकि CH3 का मास कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 15। तो जैसे फॉर्मूले में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर आ रहा है, वैसे मास में भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया था तब फॉर्मूला सेम हुए थे, तो मास में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके मास सेम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसी तरीके से कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू एक्स इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। जो रिलेशन फॉर्मूले का वही रिलेशन मास का। फॉर्मूला बड़ा तो मास बड़ा, फॉर्मूला छोटा तो मास छोटा। तो यहां से एक्स अपने पास में किस तरीके से आ सकता है? एक्स हमारे पास में आ सकता है, यहाँ पर एक्स को एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एन बोल लो या एक्स बोल लो, मैं एन हटा देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि मोल हो गया वो। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? अपन ये बोल सकते हैं कि इसको लिख लेता हूं मैं दोबारा से, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, जैसे यहाँ पर MFW जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। और EFW क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। समझ में आया क्या ये? समझ में आया क्या ये? अब इसमें अब साहिल बंसल का डाउट है कि सर इसका यूज क्या है। साहिल का डाउट है कि सर इसका यूज क्या है। बेटा इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे मान लो कि एक अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता वो कंपाउंड कौन सा है, तो हमारे पास में कुछ ऐसी टेक्निक होती थी, ऐसी टेक्निक होती थी, नहीं अच्छा डाउट है, क्लियर कर सकते हैं अपन इसको। ऐसी टेक्निक होती थी जिससे आपको कंपाउंड का नाम नहीं लिखा होता था, मगर अपन को उसके परसेंटेज कंपोजिशन पता लग जाते थे कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है। वैसे क्वेश्चंस के अंदर क्या है, अपने को अगर पता करना हो कि यार फॉर्मूला क्या हो सकता है इस कंपाउंड का, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता करने के लिए धीरे धीरे अपन अगले टॉपिक पर मूव करें। तो जब अपने को कंपाउंड पता करना होता है ना, तो परसेंटेज के बेसिस पर सबसे पहले तो अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अननोन कंपाउंड था, परसेंटेजेस पता थी, हमें अगर पता करना है कि कंपाउंड एक्चुअल में था क्या, तो उसके पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना पड़ता है, उसके बाद में जाके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर पाते। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों आता था वो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला का नाम देखा है, ठीक है ना। अभी के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ आपको ये समझना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब जो लास्ट टू लास्ट कैंसिल होकर हमें फॉर्मूला मिलता है, सिंपलेस्ट रेशियो जो हमें मिलता है एटम्स का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। धीरज पूछ रहा है सर एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूनिट क्या होगा? बेटा फॉर्मूला है वो, फॉर्मूले की कोई यूनिट होती है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो क्या रिलेशन है? डिटरमाइन, ये अपन आगे देखेंगे।
जैसे एक बार के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा था, इसको अपन एक बार काट देते हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखो आप, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन CH3COOH and C6H12O6। चंद्र प्रकाश पूछ रहा है H2O कौन सा फॉर्मूला है। बेटा H2O के लिए एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम। ये क्वेश्चन सॉल्व कर। आलोक क्या आंसर कर रहा है मेरे भाई तू? परसेंटेज कंपोजिशन पूछी है। यस प्रियांशु। शशि पूछ रहे सर हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। पूरी रामायण खत्म हो गई, इसको पता नहीं लग रहा कि राम कौन। टॉपिक पढ़ा के निपटाऊं मेरे भाई पूरा, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 6-7 क्वेश्चन किए हैं। देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन एसिटिक एसिड एंड C6H12O6। तो पहले अपन एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन का परसेंटेज अपन कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का परसेंटेज कैसे आएगा, 2 × 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 60 × 100। तो कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 40। इट इज कमिंग आउट टू बी 40%। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 1 डिवाइडेड बाय 60 × 100। तो कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास कितना आ रहा है, 20/3। यानी कितना हो गया, 6.67%। और तो फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 - 40 + 6.67, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 53.33%। अब अपन बात करते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6। कार्बन का परसेंटेज 6 × 12 डिवाइडेड बाय 180 × 100। जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, 40% आ रहा है। इसी तरीके से जब अपन हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे तो 12 × 1 डिवाइडेड बाय 180 × 100, 6.67% आएगा। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन कैलकुलेट करोगे तो 53.33% आएगा। अच्छा, इससे तो परसेंटेज सेम होगा, ये तो सेम सेम परसेंटेज आ गए। एसिटिक एसिड और ग्लूकोज दोनों में सेम परसेंटेज कंपोजिशन आए कि नहीं है, सेम आ रहे हैं ना। अच्छा एक चीज बताओ, एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा।
मतलब परसेंटेज कंपोजिशन सेम है, इसका मतलब कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए ना भाई। एसिटिक एसिड जिसको C2H4O2 की तरह लिख सकते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होगा? अच्छा, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ CH2O यही आएगा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का सेम है। तो एक नोट लिखते हैं फिर अपन, नोट लिखते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पेरिकल, compounds having same empirical formula will have same percentage composition। ठीक है, compounds having same empirical formula will have same percentage composition। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि चार ऑप्शंस में से बताओ कि किसका परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा विद CH3COOH या कोई भी सब्सटेंस, तो परसेंटेज कंपोजिशन उसी का सेम होगा। ऐसा नहीं कि हर ऑप्शन में सारे एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन चेक करोगे, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा होगा उसके परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होगी। समझ में आया क्या? तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर सी। एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और मॉलिक्यूलर मास पता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है, कैलकुलेट करो। काफी बच्चों के आंसर आ गए, सबके आंसर 3 आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं अपन भी। भाई मुझे ये जरूर पता है कि मुझे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा जब x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करो। तो क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो गिवन है, बात यह है कि सर मुझे x कैसे पता लगे। तो बेटा x के लिए एक रिलेशन और लिखा था अपन ने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन है विच इज 80। अब बात आती है कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट कर। तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर गिवन है तो उसका मास भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर CH2O की वजह से मास कैलकुलेट करोगे देन इट विल कम आउट टू बी 30। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो पुट कर दो 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, यानी पुट करो C6H12O6, यानी कौन सा ऑप्शन? थर्ड। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी थर्ड। समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? बहुत कुछ। एम्पेरिकल फॉर्मूला स्टार्ट किया था अपन ने, वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस किए थे, डेंसिटी के क्वेश्चंस किए थे अपन, है ना। सिलेबस में बता देता हूँ आपको, देखो ये जो 6 तारीख को जो आपका सिलेबस है, जो टेस्ट है आपका, ये टॉपिक भी छोटे छोटे से ही है, मेन टॉपिक्स तो आगे हैं। और वैसे भी किसी भी टॉपिक में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं अपन, क्योंकि मैं आराम से ही पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में।
बाद में भी आराम से पढ़ते हैं अपन, मगर ये मेन चीजें हैं। 6 तारीख, जो 6 तारीख का टेस्ट है ना, उसके अंदर सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आपको उसके लिए परेशान भी नहीं होना, नंबर चाहे ज्यादा है चाहे कम है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए। सो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योर सेल्फ फॉर द कमिंग टेस्ट ऑन 6। ठीक है ना। 13th को जो टेस्ट होगा, 13th का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। 13th को, वैसे तो मुझे बताओ कि वैसे होता क्या है, 2 दिन पहले तक का आना चाहिए सिलेबस, क्योंकि 13th को टेस्ट है तो 11th तक जो क्लास होगी तब तक का आना चाहिए। मगर मैं 1 वीक का गैप दे रहा हूँ आपको पूरा। तो बताओ कहां तक दूं मैं, इसके आगे और भी टॉपिक्स होंगे। स्टाइक्योमेट्री भी आ जाएगा इसके बाद तो धीरे धीरे। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद और भी आएंगे टॉपिक्स। चलो एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। मैटर के क्लासिफिकेशन वगैरह थी, प्रीफिक्सेस थे, यूनिट कन्वर्जन्स थे, मोल के क्वेश्चंस किए थे अपन ने। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन हमने पढ़ा, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये सब हमने पढ़ा है ना, ये सब तो हो गया। कहाँ तक दूं बताओ। मैं आपको दूंगा टिल परसेंटेज कंपोजिशन, टिल परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। पहर का डाउट है सर, टेस्ट के बाद शफलिंग होगी क्या? बेटा शफलिंग नहीं होगी। शफलिंग होने से आप लोगों का ही नुकसान होता है। आप टेंशन मत लो, आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना, सिर्फ मॉड्यूल करनी है और आपको सिर्फ ये नोट्स करने। बिगनर बॉक्स में डाउट है क्या किसी को? होमवर्क दे देता हूँ चलो फिर, डाउट नहीं है तो बिगनर बॉक्स में। शफलिंग का मतलब होता है बैच चेंज। कई कोचिंग्स के अंदर टेस्ट के बाद बैच चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं। बैच चेंज होने से आपका ही नुकसान होता है। होमवर्क, बिगनर बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 4। बिगनर बॉक्स 2 पूरा कर सकते हो आप, बिगनर बॉक्स 2 जो है वो पूरा कर सकते हो आप। हाँ मेरे भाई अपरूप बोलो। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 44 तक, 13 से लेकर 44 तक, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, हो सकता है आपसे सॉल्व नहीं हो, ज्यादा परेशान नहीं हो।
एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 12, 13, 18, ये करो पहले।